हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज नए जोश और नए जुनून के साथ आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे बेसिकली बात यह है कि आप इसे नोट डाउन करेंगे। नोट करना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब नोट करेंगे तभी सारी चीज़ें आपको याद होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में IRDAI का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है देबाशीष पांडा। ऑप्शन नंबर बी है जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी है अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है, चलिए, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा को चुना गया है। ये बात क्लियर है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि IRDAI क्या है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देबाशीष पांडा को बनाया गया है। और इसका हिंदी में हम क्या बोलेंगे? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। क्या बोलेंगे? प्राधिकरण का एक शब्द और बोल सकते हैं, एजेंसी। ठीक है, तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका क्या उद्देश्य होता है? और एक बात और जानिएगा, यह भारत सरकार का एक एजेंसी है। ठीक है, भारत सरकार के अंडर में ये काम करती है और बीमा पॉलिसी धारकों के लिए एक तरीके से उनके हितों की सुरक्षा के लिए एजेंसी काम करती है। कौन सी? IRDAI, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है देबाशीष पांडा को। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे, इसका जो स्थापना किया गया था 1999 में स्थापना की गई थी। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी IRDAI का। और इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पर? हैदराबाद में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इसके अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? देबाशीष पांडा को बना दिया गया है। तो यहाँ से आप इतनी बातें क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप इसे क्या करिए, जल्दी जल्दी में लिखिए। हाल ही में मार्च 2022 में, हाल ही में मार्च 2022 में आयोजित होने वाले आयोजित होने वाले 2041 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए
किसे चुना गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसके हम ऑप्शन बोलते हैं 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा आरुषि वर्मा, आरुषि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा मोहित जैन, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिएगा नरेंद्र कुमार गोयनका, और ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे प्राजक्ता कोली, प्राजक्ता कोहली। तो ये रहा आपके लिए 4 ऑप्शन और एक क्वेश्चन कि हाल ही में मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना जाएगा। तो इसका सबसे पहले तो इसका मेन उद्देश्य समझिएगा कि जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है कि जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है। क्या करना, जागरूकता को बढ़ाना और अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए क्या करना, कार्य करना, अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए कार्य करना और जागरूकता को प्रोत्साहित करना, इसका यानी 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान का क्या है, उद्देश्य है। और ये भी ध्यान रखेंगे इसका मतलब एक और चीज़ निकल करके आता है कि यह अगली पीढ़ी के लिए सस्टेनेबल चैंपियंस को प्रशिक्षित करना और उसे विकसित करना भी इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसके लिए क्या करते हैं, आंसर करते हैं और यहाँ पर आंसर होगा आरुषि वर्मा, ठीक है। तो आरुषि वर्मा को मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या किया गया है, चुना गया है आरुषि वर्मा को। लेकिन बात होती है कि ये आरुषि वर्मा है कौन, तो ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं। ये कौन है, राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं। क्लियर है। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसके नीचे अगर देखें तो आपके एक और ऑप्शन है मोहित जैन का। तो मोहित जैन के सामने आप डायरेक्ट डैश बना करके नोट कीजिएगा। ये इंडियन न्यूज़पेपर के अध्यक्ष बने हैं नए में, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर के अध्यक्ष बने हैं कौन, मोहित जैन। और नरेंद्र कुमार गोयनका की अगर बात करेंगे तो नरेंद्र कुमार गोयनका एपेक के चेयरमैन बने हैं, एपेक कंपनी के चेयरमैन बने हैं। और जो प्राजक्ता कोहली है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे UNDP, ठीक है। क्या नाम ले रहा हूँ मैं, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने प्राजक्ता कोहली को यूथ क्लाइमेट चेंज घोषित किया है, यूथ क्लाइमेट चेंज घोषित किया है। तो यहाँ से इतनी बातें आप क्या करेंगे, यहाँ से इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है तो क्या है यहाँ पर देखिए, हाल ही में महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो विश्व के इतिहास में वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, इधर उधर नहीं, कहाँ पर, विश्व कप में, यानी कि कहाँ पर लिखे हैं, विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और स्मृति मंधाना। यहाँ पर आप आंसर करेंगे हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो हरमनप्रीत कौर के द्वारा ये विश्व कप के इतिहास में महिला वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप के इतिहास में ये 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। याद रखेंगे इनके बारे में, क्या नाम है इनका, हरमनप्रीत कौर। अच्छा, अगर ये बात करेंगे तो इनके द्वारा अभी 2022 जो मैच चल रहा है, तो 2022 ईस्वी में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो है शतक लगाई हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है,
वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये कहाँ पर खेला जा रहा है, ये आपको बताना है कि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये किस देश में खेला जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर खेला जा रहा है, वेस्ट इंडीज़ में खेला जा रहा है। लेकिन इन्होंने जो शतक लगाया है, ये शतक किसके खिलाफ लगाए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए हैं। इसके बाद 2013 में इनके द्वारा एक शतक लगाया गया था और एक शतक लगाए थे इन्होंने 2017 में, 2013, 2017 और 2022। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 3 शतक अपना लगाई थी। कौन, हरमनप्रीत कौर। अब यहाँ पर एक और हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका झूलन गोस्वामी से। ठीक है, तो मैंने आपको कल के क्वेश्चन में बताया था कि विश्व के इतिहास में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली ये महिला क्रिकेटर बनी है। समझ में आ रहा है ना, महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर तो कौन बनी है, झूलन गोस्वामी। अब अगर हम मिताली राज के बारे में बात करेंगे तो मिताली राज के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। एक तो वुमेन्स क्रिकेट टीम की ये क्या है, कप्तान है, भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है कौन, मिताली राज। और दूसरी बात इनके बारे में ये है कि ये सबसे ज़्यादा बार या सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप खेलने वाली प्लेयर बन गई हैं। कौन, मिताली राज। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार गेम खेला है, लगभग ये जो गेम चल रहा है ये इनका 6ठा संस्करण है। इसके अलावा ये 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तीसरा, यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखेंगे कि विदेशी धरती पर मिताली राज विदेशी धरती पर 3,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें विश्व के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो 3,000 रन विदेशी धरती पर बनाने वाली क्रिकेटर कौन बनी है, मिताली राज। और ये भारत के वुमेन्स क्रिकेट टीम की क्या है, कप्तान है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना के बारे में अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका, स्मृति मंधाना का। इन्होंने पाया है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021, यानी कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको मैंने बताया था कौन थी, स्मृति मंधाना। ये बेहद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं आपको यहाँ से याद रखना है। एक नाम और मैं आपको बताऊंगा कि VR वनीता के नाम का। ठीक है, एक नाम याद रखेंगे क्या, VR वनीता। ये कौन है, तो ये भी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने टर्म में तीनों फॉर्मेट से इन्होंने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिए हैं। एक और नाम याद रखेंगे, भारत की पहली महिला कमेंटेटर जिनका निधन हो गया है और उनका नाम है चंद्रा नायडू। उनका नाम क्या है, चंद्रा नायडू। इसके अलावा मैं और भी आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये एक बात मैं फिर बता दूं कि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पर खेला जा रहा है, तो याद रखेंगे वेस्ट इंडीज़ में खेला जा रहा है। और आईसीसी की अगर बात करेंगे, आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके जो स्थापना हुआ था, ये स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले। तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुआ था 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, तो इस प्रश्न से आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किए हैं। ठीक है, आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहां पर ऑप्शन है आपके लिए 4। पहला ऑप्शन है
पुणे, दूसरा ऑप्शन है शिलोंग, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन करेंगे अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है और कहाँ पर, अहमदाबाद में। तो गुजरात स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में ये वार्षिक खेल आयोजन है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखेंगे, इस खेल महाकुंभ का यह 11वां संस्करण है। कितना संस्करण है, 11वां। यानी कि ये जो 2022 में होगा ये कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो ये इस राज्य जो है ये खेल महाकुंभ, यह राज्य स्तरीय खेल में खेल है जो पहली बार इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था। ध्यान समझिएगा, ये जो खेल महाकुंभ है इसकी शुरुआत की गई थी कब, 2010 ईस्वी में। और दूसरी बात यहाँ से और भी मुझे बताना है आपको कि इसकी शुभारंभ भी किसने किया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, है ना। और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मेरी बात समझ में आया है। तो आपको मैंने बताया कि खेल महाकुंभ का शुभारंभ ये तो कहाँ हो गया, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में। और यहाँ ये भी कहाँ पर, तो सरदार पटेल स्टेडियम, ठीक है। और इसका शुभारंभ हुआ था 2010 में और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। लेकिन एक पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और वो नोट है, लिखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल रूप से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल रूप से नई खेल नीति 2022-27 मतलब 5 वर्ष का नई खेल नीति का टाइमिंग क्या है, 2022 से 27 का भी क्या किए हैं, अनावरण किए हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है गुजरात राज्य को खेल का केंद्र बनाना, खेल हब बनाने का इनका मुख्य उद्देश्य है। तो नई खेल नीति स्टार्ट कहाँ की गई है, गुजरात के अहमदाबाद में ही अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये नीति 2022 से 27 तक का है और मेन इसका उद्देश्य है कि राज्य यानी गुजरात राज्य को खेल का केंद्र बनाना, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ और आप इसमें से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। पहला ये, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, क्वेश्चन पहला आपके लिए है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये अभी तक इसकी शुरुआत कब की गई थी, है ना। तो मतलब मेरी बात समझिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये टोटल इसके 5 संस्करण थे, ठीक है। अब इसको आपको सीक्वेंस में बताना है कि पहला कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, दूसरा कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तीसरा कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, चौथा कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, और पांचवा कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5 संस्करण, और उसमें भी ध्यान रखेंगे 2022 में 2 कराए जाएंगे, ठीक है। एक कराया जाएगा चौथा, मतलब 2022 में कितने संस्करण होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, 2। उसमें से पहला 4th होगा और फिर 5th। ये कोरोना की वजह से 2021 में नहीं हुआ था तो इसलिए दोनों इसी समय पर होंगे। 2022 में चौथा और 5वां, ये दोनों कहाँ पर होंगे ये भी बताना है, और पहला, दूसरा, तीसरा भी कहाँ पर हुए हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। और कब हुए थे ये भी आपको बताना है। इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं और देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। विमोचन का मतलब लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब कि कौन सा ऐसा संस्थान है जिसमें
श्रम और रोजगार मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नीति आयोग और इनमें से कोई नहीं। ये 3 आपके अंडर में संस्थान के हमने नाम नोट किए हैं। अब इसमें से बताना है कि किसके द्वारा रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट, क्या है, रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट, रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट आंसर होगा श्रम व रोजगार मंत्रालय। तो श्रम व रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। और इन्हीं के द्वारा जो है रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है इस किताब में, तो ध्यान रखेंगे इस बुक में भारत के विकास में जो श्रम है, इस श्रम के योगदान को प्रख्यात शिक्षाविदों के द्वारा इसे लिखा गया है। मतलब कि बेहतरीन जो अपने पास शिक्षा रखते हैं उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, लेकिन इस किताब को लॉन्च किसने किया है, तो श्रम व रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। श्रम रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं कौन? भूपेंद्र यादव, और इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ से इस क्वेश्चन से याद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाल ही में किसे 4 धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान समझिएगा, 4 धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, कौन सा? देबाशीष पांडा। ठीक है, क्योंकि ये IRDAI का क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर आंसर करेंगे डायरेक्ट क्या? AK सिकरी। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? AK सिकरी। तो AK सिकरी को 4 धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर कौन है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो NV रमन्ना है, और NV रमन्ना के द्वारा ये नियुक्ति मिली है। तो ध्यान रखेंगे इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हिमालय घाटी है और उस हिमालय घाटी में जो धाम या यात्रा जो होती है उसको सुगम बनाने के लिए और उस यात्रा पर आकलन करने के लिए ये समिति का गठन किया गया, और इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? AK सिकरी को। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, 4 धाम से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिमालय घाटी है या हिमालयी जो क्षेत्र है, ठीक है, और उस हिमालयी क्षेत्र में जैसे आप पढ़ते हैं केदारनाथ के बारे में, आप पढ़ते हैं बद्रीनाथ के बारे में, आप पढ़ते हैं गंगोत्री के बारे में, आप पढ़ते हैं यमुनोत्री के बारे में, यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन जगहों पर संपर्क में सुधार करने के लिए और यात्राओं को सुगम बनाने के लिए कैसे उपाय किए जाएं, या मतलब उसके लिए क्या क्या किया जाए, उसके लिए ये प्रोसेस चलता है। और इसमें नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? AK सिकरी को बनाया गया है। और ध्यान रखेंगे ये AK सिकरी प्रोफेसर रवि चोपड़ा का स्थान लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे पूरे हिमालयी घाटी में 4 धाम परियोजनाओं के स्वतंत्र प्रभार का इन्हें क्या बनाया गया है? स्वतंत्र प्रभार के लिए आकलन करने के लिए ये इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, किनको? तो याद रखेंगे कौन? AK सिकरी, जो प्रोफेसर रवि चोपड़ा का जगह लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम यहाँ से अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चालू करने से पहले हम इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देबाशीष पांडा के बारे में बात करें तो अभी पहले ही क्वेश्चन मैंने बताया था कि IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था या चेयरमैन बनाया गया था। इसके अलावा ये आपको पता चल ही गया है कि 4 धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर विनीत जोशी, इनको CBSE का चेयरमैन बनाया गया है। और एक और ऑप्शन यहाँ पर नीचे है मुनेश्वर नाथ भंडारी, तो इनको
मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, ठीक है। कहाँ के? मद्रास हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो अब ये बात याद रखेंगे, ये CBSE के अध्यक्ष बने हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ये IRDI के अध्यक्ष बने हैं, ये 4 धाम परियोजना के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? नोट करिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है, वो कौन सा राज्य है? तो 2 सवाल है, एक तो स्टेट कौन सा है और दूसरा बात कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, ठीक है। आंसर डायरेक्ट पहले करेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे भारत सरकार का यह मिशन है, ठीक है, जिसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यह केंद्र सरकार का यह एक मिशन है और इस मिशन के तहत जो शीर्ष राज्य टॉप किया है वो कौन सा है? उड़ीसा, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य और यह किस चीज़ में अपना स्थान हासिल किया है, तो इसके बारे में आप समझिएगा। ये योजना जैसे इंद्रधनुष जो योजना है या मिशन है, ये मिशन भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और वर्ष 2022 में या वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने में क्या करता है? प्रयास। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह हेल्थ से जुड़ा हुआ मिशन है, मिशन इंद्रधनुष। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष। आपने समझ गए होंगे कि इसको कौन सा राज्य शीर्ष हासिल स्थान किया है, तो यहाँ पर है उड़ीसा। तो अब हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में? उड़ीसा के बारे में। अगर मैप के दृष्टिकोण से देखिए तो ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं क्या? उड़ीसा। ये वाला है नीचे से उड़ीसा राज्य, ठीक है, यहाँ पर। और ये आपका है बंगाल की खाड़ी, ये आपका है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, और ये है अरब सागर। तो यहाँ पर है हमारा क्या? उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा के जस्ट ऊपर हम बात कर लेते हैं किसका? पश्चिम बंगाल का। और इसके नीचे बात करते हैं किसका? आंध्र प्रदेश का। इसके नीचे बात करते हैं किसका? तमिलनाडु का। और यहाँ पर बात करते हैं किसका? केरल का। तो अब हम इस राज्य की बात करें, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के एकदम क्या है? नज़दीक है, ठीक है। तो उड़ीसा की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। नोट करते रहिएगा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अब आपको जब कैपिटल पता चल गया, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे गवर्नर की। लेकिन इन सबसे पहले एक और बात यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। उड़ीसा को लेकर, भुवनेश्वर को लेकर के बहुत सारे जो पॉइंट है वो आपको ऐसे लिखना है। मैंने आपको बता दिया है, भुवनेश्वर के सामने ऐसे टिक करिए और एक एक पॉइंट यहाँ से लिखिए और इसे कल आपको सुनाना है, ठीक है। तो भुवनेश्वर में पहला बात लिखेंगे, भारत का पहला चेस एकेडमी। भारत का पहला चेस मतलब शतरंज, तो भारत का पहला चेस एकेडमी कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भी ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? उड़ीसा में। इसके अलावा विश्व कौशल सेंटर या वर्ल्ड स्किल सेंटर, ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भी खोला जाएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, वर्ल्ड स्किल सेंटर, या हिंदी में बोलेंगे विश्व कौशल केंद्र। इसके अलावा तीसरा कोविड युद्ध स्मारक, कोविड युद्ध स्मारक, ये भी कहाँ पर खोला जाएगा? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला जाएगा। और एक है कायाकल्प पुरस्कार, ठीक है। कायाकल्प पुरस्कार का बोले तो भुवनेश्वर एम्स
जो है हॉस्पिटल, भुवनेश्वर एम्स लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसके अलावा अगला एक पॉइंट लिखेंगे कि भारत का पहला या देश का पहला फायर पार्क ये कहाँ पर निर्मित किया जाएगा, तो ये भी कहाँ पर किया जाएगा, भुवनेश्वर में स्थित किया जाएगा। इसके अलावा मतलब इसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, ये प्रोसेस में है, देश का पहला फायर पार्क। ठीक है, अब आते हैं अगले बात पे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ये दोनों बात याद रखेंगे, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा से एक और बात समझिएगा, उड़ीसा में है एक चिल्का झील। कौन सा झील है? चिल्का झील, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये जो झील है यह लेगून टाइप की झील है। ठीक है, कैसी झील है? लेगून टाइप की झील है। इसके अलावा अगर इस झील के बारे में बात करेंगे तो यह भारत का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। क्या है? भारत का पहला रामसर साइट। लेकिन ये कब किया गया था? 1981 ईस्वी में। ठीक है, 1981 में यह भारत का पहला रामसर साइट इसे घोषित किया गया था। किसे? चिल्का झील को। इसके अलावा उड़ीसा में ही आपको और बेहतरीन चीज़ मिलेगी, जैसे भारत का सबसे लंबा डैम यानी बांध, वो कौन सा है? हीराकुंड बांध। इसके अलावा एक और है उड़ीसा में ही अच्छा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और ये भी ध्यान रखिएगा, महानदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है कटक। ठीक है, महानदी पर बना है हीराकुंड डैम, और उसी महानदी के तट पर एक शहर बसा है जिसका नाम है कटक। और कटक से आपको अब मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, किसे बात बता रहा हूँ? कटक से। ठीक है, तो कटक लिखने के बाद आप ऐसे करके आप नोट कीजिएगा पहली पॉइंट कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक। कटक किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है। महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसके अलावा और अगर बात करें, कटक जो जिला है, कटक उड़ीसा राज्य का एक जिला है, और इसी जिले में उड़ीसा राज्य का सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया है। उड़ीसा राज्य में कटक जिले में जो है उड़ीसा का सबसे लंबा पुल क्या किया गया है? ये किया गया है, खोला गया है, और इस पुल का नाम है टी सेतु। क्या नाम है? टी सेतु। तो इतनी सारी बातें आप उड़ीसा से क्या याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर से ही लगभग 150 किलोमीटर के अंदर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, एक और नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उड़ीसा से ही है। तो उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है बालासोर जिला। क्या नाम है? बालासोर जिला। और इस जिले को देश की सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? बालासोर को घोषित किया गया है। और बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इतनी जानकारी यहाँ तक के लिए काफ़ी है, बाकी की कहानी हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, प्रश्न 8 क्या है? 8 2 गोल गोल है। क्या है? 8 एक गोल है और फिर एक ये दूसरा गोल है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है भूमिका श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर 2 है अलका जैन, ऑप्शन नंबर 3 है सुधा कश्यप, और ऑप्शन नंबर 4 है आयशा मलिक। ये सारी चीज़ आप लिखते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो आपके लिए आंसर करेंगे वो आंसर है क्या है बताया जाए? भूमिका श्रेष्ठ।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, भूमिका श्रेष्ठ। यानी भूमिका श्रेष्ठ को ये नेपाल की रहने वाली हैं और ये एक क्या है, ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर, ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर है ये, और इनको वुमेन्स ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया जाता है, मानवता के लिए कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको ये पुरस्कार किस वर्ग के लिए दिया गया, तो ध्यान रखेंगे LGBTI, एक समुदाय का नाम है LGBTI। तो LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार करने के इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको दिया गया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, अमेरिकी विदेश विभाग का यह दूसरा वर्ष या दूसरा साल है जब किसी नेपाली कार्यकर्ता को या किसी नेपाली नागरिक को ये पुरस्कार दिया गया है, अर्थात ये दूसरा नेपाली हैं। ठीक है, कौन, भूमिका श्रेष्ठ। इसके पहले एक और नेपाली जिसका नाम हम ले सकते हैं, इनको पिछले ही वर्ष दिया गया, 2021 में दिया गया, यानी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा 2021 में मुस्कान खातून, क्या नाम है, मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया, यानी तेजाब हमलों के विरोध में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया था 2021 में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर को लेकर के, जिसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसे नोट भी करेंगे। अब पहला यहाँ पर है श्रुति सितारा, आपने नाम सुना होगा श्रुति सितारा का। तो मिस ट्रांस ग्लोबल, मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब पाने वाली यह पहली भारतीय महिला ट्रांसजेंडर बनी है। सॉरी, महिला में बोल रहा हूँ, पहली भारतीय ट्रांसजेंडर बनी है। कौन, तो श्रुति सितारा। ठीक है, मिस ट्रांस ग्लोबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी भी ट्रांसजेंडर को यह अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन किसे मिला है, तो श्रुति सितारा को मिला है। क्लियर। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, नाम आता है सारा गिल। क्या नाम आता है, सारा गिल। ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, यानी कि ट्रांसजेंडर डॉक्टर पाकिस्तान में बनी है। कौन, जिनका नाम क्या है, सारा गिल। अच्छा, यहीं पर अगर हम सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी, गवर्नमेंट, तो सरकारी विभाग में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया है सभी सार्वजनिक वैकेंसीज या आरक्षण, मतलब आप समझ लिए। इसके बाद अगला अगर बात करेंगे, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ये कहाँ पर बनाया गया है, तो तेलंगाना में बनाया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया, लेकिन कहाँ पर किया, बड़ोदरा में किया। बड़ोदरा कहाँ पर है, गुजरात में। एक और लास्ट पॉइंट ट्रांसजेंडर से आप याद रखेंगे कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री जिनका नाम है वीरेंद्र कुमार, तो वीरेंद्र कुमार के द्वारा भीख मांगने वालों को और अन्य ट्रांसजेंडर्स के कल्याण के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम है स्माइल योजना। तो स्माइल योजना किसने चलाया था, वीरेंद्र कुमार ने चलाया था, जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं और भीख मांगने वालों को और साथ में ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए ये योजना चलाए थे, जिसका नाम है क्या, स्माइल। क्लियर है। तो यहाँ तक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से याद करेंगे और हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और एक बात ध्यान रखेंगे कि जब तक हम अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे और अपने उद्देश्य के प्रति हम जब तक नहीं चलेंगे, तब तक हमारा
जो है भविष्य सही नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अपनों के लिए, अपने सपने के लिए, ठीक है, आपको एक बेहतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके साथ आपके बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बोर्ड पर इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरीके के बोर्ड पे आप आसानी से इसे क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे, और लिखने के बाद इसे अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। जब तक हम किसी चीज़ को लिखते नहीं हैं तब तक समझते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बेहतर तरीके से एक नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, और ये सारे जितने भी कंटेंट हम आपको बता रहे हैं, अलग से जो भी फैक्ट बता रहे हैं, उसको आप बेहतर तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम अलविदा लेते हैं। शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद।